हम परागकोश के संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। परागकोश की संरचना के बारे में यदि बात करते हैं तो परागकोश का यदि हम, ठीक ना, एक फिगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे। यहाँ पे ये इसका फिलामेंट वाला भाग हो गया। ये पूरा का पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक का भाग कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसके पार्ट के बारे में बात करें तो ये जो पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक। और ये पार्ट जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक ना, ये वाला पार्ट एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है ये पार्ट? एंथर कहलाता है। अब हम अगर बात करें एंथर की हिंदी की, इसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पराग कण का निर्माण भैया यहीं पे होता है। पराग कण का निर्माण जिसे आप पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक, जो एक पुष्प का नरयुग्मक होता है, ठीक ना, वही उसी का निर्माण यहाँ पे होता है, एंथर में ही होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें परागकोश की डिफिनेशन के बारे में, या परागकोश किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, परागकोश किसे कहते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो परागकोश के बारे में, परागकोश स्टेमन का वह भाग है, परागकोश स्टेमन का वह भाग है जो नर युग्मक का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, या फिर नर युग्मक का निर्माण जहां पर होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम परागकोश कहते हैं। इतनी बातें कंफर्म हुई, एंथर कहते हैं। अब हम बात करें फिलामेंट के बारे में, तो फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है? फिलामेंट वह पार्ट होता है जहां से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। पोषण कैसे मिलता है? ये पार्ट कौन सा है? ये थैलमस है, पुष्पासन जिसे आप लोग हिंदी में कहते होंगे, ये पुष्पासन है। पुष्पासन से, ठीक ना, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी पोषक तत्व है, ये फिलामेंट से पास होते हुए, ठीक है ना, कहां तक पहुंचता है? एंथर तक। क्यों? क्योंकि परागकण का जब विकास किया जाता है तो परागकण के विकास में बहुत एनर्जी लगती है। आप लोग जब पॉलिनेशन एक टॉपिक है इसी चैप्टर में जस्ट आगे, तो वहां पे जब पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन आप एक सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में ये कहा जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में कम से कम परागकण बनाया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर रहती है, मतलब एनर्जी कम से कम खर्च की जाती है, ऊर्जा की बचत होती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में परागण की जो क्रिया होती है वो बाई चांस होती है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए वहां पे परागकण बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। जब अधिक मात्रा में परागकण बनाए जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी भी अधिक मात्रा में लगेगी, ठीक है ना। तो वही क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब ये परागकण का निर्माण करना होगा, ठीक है ना, तो परागकण के निर्माण में एनर्जी की आवश्यकता अधिक होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होगी। तो वो पोषक तत्व कहां से होके जाएंगे? इस फिलामेंट से होके जाएंगे। बात समझ में आई? अब इस फिलामेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फिलामेंट का वह भाग जो पुष्पासन के समीप हो, जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ हो, अगर उसके बारे में बात करें तो ये प्रॉक्सिमल कहलाता है, प्रॉक्सिमल कहलाता है, ठीक है ना। इसे हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम समीपस्थ भाग कहते हैं, समीपस्थ भाग कहते हैं। अगर हम इसी भाग के बारे में यहां से बात करें, ठीक ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपका है वो डिस्टल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टल की अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में बात करें तो दूरस्थ कहलाता है, ये दूरस्थ भाग है भैया, ठीक है ना। अब समीपस्थ और दूरस्थ किसे कहते हैं? दूरस्थ वो वाला भाग जो एंथर से जुड़ा हुआ है, समीपस्थ वो वाला भाग जो
थैलमस से पुष्पासन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा, ठीक ना, एग्जाम्पल भी जैसे बात करें हम अगर थैलमस की, अगर ये स्टेमन थैलमस से निकला हुआ है तो ये सामान्य होगा, लगभग सभी पुष्पों में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें ये स्टेमन थैलमस से ना जुड़कर, ठीक है ना, वो पुष्प दल से जुड़ा होता है, जो रंगीन वाला पार्ट होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये पुष्प दल, अब ये जो स्टेमन यदि इस पुष्प दल से जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। यदि ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लिख रहे हैं, यदि स्टेमन पुष्प दल से जुड़ा होता है तो उसे एपिपिटलस स्टेमन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि कोई भी स्टेमन थैलमस से ना जुड़कर वह, ठीक है ना, किससे आके जुड़ जाए, ये पुष्प दल से आके जुड़ जाए, जो कलर वाला पार्ट होता है, जो रंगीन होता है। जैसे हम अगर बात करें, ठीक ना, रोज फ्लावर की, गुलाब के पुष्प की, तो गुलाब का पुष्प का वह भाग जो रेड होता है, ठीक ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि वह रेड वाले से ये स्टेमन निकला रहे तो उस कंडीशन को, इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आपका धतूरा है, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट धतूरा है, इसको नोट रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एपिपिटलस कंडीशन फ्लावर की एग्जाम्पल कौन सा है, धतूरा है, ठीक है ना। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं कि एक कोई एंथर है, कोई एक एंथर है, अगर एक एंथर को हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमको दो पार्ट दिखाई देगा। दो पार्ट जो दिखाई देगा, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसे हम लोब कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, उसे हम सेकेंड लोब कहेंगे। ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है ना। तो हमने बात क्या की कि यदि एक एंथर है, एक एंथर में इसको हम ऊपर वाले को मान लीजिए फर्स्ट लोब कह रहे हैं, ठीक, ये वाला जो पार्ट है इसको यदि हम फर्स्ट लोब कह रहे हैं तो ये सेकंड लोब हो गया। और दोनों लोब किस में है, एक ही एंथर में। जब दोनों लोब एक ही एंथर में है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बाइलोब्ड एंथर। क्यों, बाई का मतलब दो, लोब का मतलब लोब, एंथर का मतलब एक एंथर में, इसे हम क्या कह सकते हैं, बाइलोब्ड एंथर कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे लिख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम, बाई लोब्ड एंथर, ठीक है ना। बाइलोब्ड एंथर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इस लोब को निकालें। जब इस लोब को निकालते हैं यहां से, तो उसके बारे में देखते हैं कि इसमें दो लोब कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे दो लोब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक लोब के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस लोब में कुछ ऐसी रेखा दिखाई देगी और इस लोब में कुछ ऐसी रेखा दिखाई देगी। मतलब क्या हुआ कि एक लोब को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा बड़ा क्लियर बनाएं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। हम कह रहे हैं एक लोब ये हो गया, इसी से संबंधित दूसरा लोब ये हो गया। अगर हम इस ऊपर वाले लोब के बारे में बात करें, जैसी संरचना ऊपर वाले में पाई जाएगी, सेम वही संरचना नीचे वाले में भी पाई जाएगी। तो जब ऊपर वाले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक ऐसी रेखा दिख जाती है। जो एक ऐसी रेखा दिखी, ठीक है ना, इस रेखा का नाम हम ग्रूव रख देते हैं, ठीक है ना। इस रेखा का नाम क्या है, ग्रूव है। क्या, कौन सी रेखा, वह रेखा जो एक लोब को दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो इन दोनों भाग का नाम भी कुछ ना कुछ होगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम फर्स्ट थीका कह देते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट रहा इसे हम सेकेंड थीका कहते हैं, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक लोब की, तो एक लोब में 2 थीका पाया जाता है। जब एक लोब में 2 थीका पाया जाता है तो हम एक लोब को बाई थीकस कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, इस लोब को बाई नहीं डाई बेहतर होगा, डाई अच्छा है, ठीक है ना। डाई मतलब भी 2 होता है, बाई मतलब भी 2 होता है, तो हम यहाँ पे ठीक है ना डाई लिख रहे हैं, डाई थीकस, ठीक है ना, डाइथिकस लोब। मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब 2, थीकस का मतलब थीका, लोब का मतलब एक लोब में। तो एक लोब में कुल कितना थीका पाया गया, 2 थीका पाया गया, ठीक है ना। एक के एंथर में कुल कितना लोब पाया गया, 2 लोब पाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंथर में टोटल 4 थीका पाए जाएंगे। बातें समझ में आई। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक एंथर में कुल कितना थीका पाया जाएगा, 4 थीका पाया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम काटते हैं। जब एंथर को यहां से कट करते हैं तो हमको कुछ संरचनाएं प्राप्त होती हैं। वो संरचना किस प्रकार से प्राप्त होती है, अब उसके बारे में देखेंगे हम। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम साफ करें, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या कहा, इस एंथर को अगर यहां से काटते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा उसके बारे में। जब यहां से काटा गया तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई दी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई दी। अब इस संरचना के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये रहा, ठीक है ना। हमने कहा क्या, हमने कहा कि एक एंथर था, एक एंथर को हम अगर डिवाइड करें तो ये 2 लोब में कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो गया, ठीक ना। अब एक लोब को 2 थीका में डिवाइड करना है, तो एक लोब को 2 थीका में इस प्रकार से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब एक एंथर में कुल कितना थीका, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक ना, फर्स्ट थीका, ये सेकंड थीका, ये ठीक ना थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। कितना टोटल पाया गया, 4 थीका पाया गया, किसमें, एक एंथर में पाया गया, ठीक है ना। हम किसी भी चारों में से किसी के एक के बारे में अध्ययन कर लें, बाकी हमको 3 तो स्वतः पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों की संरचनाएं बिल्कुल सेम है, किसी की में कोई अंतर नहीं है। एक में जितने लेयर पाए जाएंगे वही सारी की सारी लेयर और 3 में भी पाई जाएंगी। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे बाहरी जो लेयर है, ठीक ना, इसका अगर हम नामकरण करें तो इसको हम इपिडर्मिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम इपिडर्मिस कहते हैं। इसी के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसी संरचना पाई जाएगी जिसे हम इंडोथीसियम कहते हैं, इंडोथीसियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इस इंडोथीसियम को अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उसके बाद भी पतली थिन लेयर पाई जाती है, लेकिन इसकी संख्या, ठीक ना, इन दोनों से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या इन दोनों से अधिक होती है। मतलब क्या कि इसकी जो लेयर की संख्या है वो 3 पाई जाती है। एनसीईआरटी कहती है 2 से 3 परतों में ये पाई जाती है। तो हमने 2 से 3 परत बना भी दिया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कितनी परतें हो गई, 2 से 3 परतें। तो ये जो इसके बाद की लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिडिल लेयर, ठीक ना। कौन सा मिडिल लेयर है, हमने कहा परागकोश की सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, परागकोश के एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर, ठीक ना, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के जस्ट अंदर वाली लेयर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर भी एक लेयर पाई जाएगी। इसका मतलब टोटल परागकोश में 4 लेयर पाई जाती हैं।
बात कंफर्म हुई। तो इसके बाद भी सबसे अंदर की अभी एक लेयर बची हुई है, ये जिसकी संरचना हम बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। ये जो संरचना जिसकी बनी है, ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट है, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्यों होती है अभी आपको स्वयं पता चल जाएगा, ठीक है ना। कैसे, इसका नाम क्या है, टाइपिटम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम टाइपिटम है। टाइपिटम एक ऐसी लेयर है जो बाइन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब क्या, ये द्विकेंद्रकीय होती है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं भैया। यही एक लेयर है चारों में से, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। कई बार इसका क्वेश्चन आया है कि किसी एक ऐसी लेयर का नाम बताइए जो बाइन्यूक्लिएटेड होती हो, या फिर जिसे हम पोषक परत कहते हो। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राक कोश की कौन सी लेयर है जिसे हम पोषक परत कहते हैं। पोषक परत क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह विकसित हो रहे परागकणों को, ध्यान दीजिएगा, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यही एक लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर कुछ लिखें तो इसके द्वारा यूबिस का या यूबिस बॉडी भी रिलीज की जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी देख लीजिएगा, इसके द्वारा यूबिस बॉडी, ठीक है ना, का, ये यूबिस बॉडी एक केमिकल सब्सटेंस है, मतलब रासायनिक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, का स्राव करती है, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है, टाइपिटम के बारे में। क्यों, हमने क्या कहा, क्यों जरूरी है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक संरचना कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, कोई एक परागकण है, परागकण के चारों तरफ एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, जिस लेयर का नाम इग्जाइन होता है। इग्जाइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। और ये जो इग्जाइन लेयर का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, यूबिस बॉडी के द्वारा। और ये किसका स्राव किसके द्वारा किया जा रहा है, टाइपिटम के द्वारा। टाइपिटम कौन सी लेयर है, परागकोश की सबसे अंदर की लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे समीप की लेयर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ठीक है ना, इसे हम माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। या इसे हिंदी में हम लघु बीजाणु, इसे हिंदी में लघु बीजाणु धानी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लघु बीजाणु धानी क्यों कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भैया कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू सेल, ध्यान रखिएगा। यही आगे परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करेंगे जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, जिनके द्वारा सीड का निर्माण किया जाता है और एंडोस्पर्म का निर्माण किया जाता है। मतलब क्या कि इस प्रकार से संरचनाएं सब में पाई जाएंगी। हमने क्या कहा, हमने कहा था एक के बारे में अध्ययन करेंगे, स्वयं तीन के बारे में हमको पता चल जाएगा। हम एक के बारे में बता रहे हैं, बाकी तीनों तो स्वयं का स्वयं हमको पता चल जाएगा। तो इसके बारे में देखिए पूर्ण रूप से, ठीक। तो इसका हम अब इन सभी लेयरों का थोड़ा थोड़ा कार्य भी लिख लें, ठीक ना, कैसे कैसे क्या कार्य करती हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि परागकोश की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को हम क्या लिखेंगे, यह परागकोश की
यह प्राकोष की बाहरी परत है, ठीक है ना। यह सुरक्षात्मक परत भी है, यह सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। यह सुरक्षात्मक, ठीक ना, परत के रूप में कार्य, सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य, सुरक्षात्मक आवरण है। बस ऐसे सीधे सीधे, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं है, एक ही शब्द में सारा हो जाएगा। यह सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है ना, बस हो गया, ये सही है। उसके बाद अब कौन सी लेयर आती है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है ना। एंडोथीसियम के बारे में हम बात करें, एंडोथीसियम कौन सी लेयर है? यह एपिडर्मिस के अंदर की लेयर है। यह एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है। एक चीज और नोट रखिएगा, सबकी प्लॉइडी लेवल, इन तीनों की प्लॉइडी लेवल बिल्कुल सेम रहेगी। प्लॉइडी लेवल का मतलब इनकी प्लॉइडी लेवल 2n रहेगी, इसको नोट रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन टाइपटम की प्लॉइडी लेवल इन दोनों के बराबर नहीं रहेगी, इसको भी नोट रखिएगा। टाइपटम की प्लॉइडी लेवल चेंज होती रहती है। अगर इसमें केंद्रक 2 हैं तो प्लॉइडी लेवल इनकी डबल हो जाएगी, केंद्रक 3 है तो प्लॉइडी लेवल इनका ट्रिपल हो जाएगा, इसको भी नोट रखना आप लोग। प्लॉइडी लेवल पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दोनों की प्लॉइडी लेवल बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि इन लेयरों का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, उनमें कोशिकाओं की संख्या और उस कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या सिंगल होती है, बिल्कुल एक रहती है। लेकिन अगर हम बात कर ले टाइपटम की, तो टाइपटम में एक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। अगर एक केंद्रक की प्लॉइडी लेवल n है तो दूसरी केंद्रक की प्लॉइडी लेवल 2n, तो क्या हो जाएगा? टाइपटम की प्लॉइडी लेवल 2n हो जाएगी। यदि मान लीजिए एपिडर्मिस की प्लॉइडी लेवल 2n है तो टाइपटम की प्लॉइडी लेवल अगर 2 केंद्रक हो गए तो क्या हो जाएगी? 4n हो जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको नोट रखना है आपको, ठीक है ना। बजा सकता है कहीं पे भी, आपको उलझा सकता है, उलझ जाएंगे आप लोग। यह एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करें मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर से आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संख्या क्या होती है, बस। बेचारे इसी में फंस जाते हैं, इसी में लटके पड़े रहते हैं कि मिडिल लेयर की संख्या कितनी होती है, ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह मिडिल लेयर एंडोथीसियम के अंदर की ओर होती है। हम कहां से बात कर रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे हैं। बाहर कौन सा? एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसको नोट रखिएगा, ठीक है ना। तो मिडिल लेयर क्या है? यह एंडोथीसियम के अंदर की ओर स्थित होती है। और इसके बारे में क्या नोटेड है? नोटेड ये है कि यह 2 से 3 परतों में पाई जाती है। भैया एनसीईआरटी कह रही है 2 से 3 परतों में, इसका मतलब याद रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सबसे अंदर की लेयर के बारे में। कौन सी लेयर है? टाइपिटम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? टाइपिटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइपिटम कौन सी है? यह प्राकोष की आंतरिक लेयर है, या प्राकोष की सबसे अंदर की लेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। यह प्राग कोश की सबसे अंदर
की परत है। ठीक, और याद क्या रखना है इसके बारे में, यह माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक, यह माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ पाई जाती है, सबसे समीप पाई जाती है। तो यह माइक्रोस्पोरेंजियम की हिंदी लघु बीजाणुधानी, ऊपर देखिएगा, माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम इसको, लघु बीजाणु धानी। ठीक है ना, लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी के समीप की परत है। और क्या नोटेड रखना है, नोटेड ये रखना है, इसे पोषक परत कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी लिख लीजिए, क्योंकि यह विकसित हो रहे परागकण को, विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करवाती है। क्या करवाती है भैया, परागकण को पोषण प्रदान करती है। हो गया भैया। एक चीज और दिया है, लिख दे रहे हैं यहीं पे, यह अलंकृत होती है। अलंकृत का मतलब सुसज्जित होती है। सुसज्जित का मतलब ये हुआ कि इन तीनों के अपेक्षाकृत, ऐसा नहीं है कि आभूषण पहन लेती है, ये एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, इन तीनों की अपेक्षाकृत ये सुसज्जित होती है, अलंकृत होती है। बात समझ नहीं, तो यह अलंकृत होती है। हाँ, एक चीज और है, ये एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये भैया डेहिसेंस का मतलब क्या, परागकोश के स्फुटन में मदद करते हैं। तो ही हम ऊपर नोट के रूप में लिख दे रहे हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी में सीधे सीधे तीनों लेयरों के बारे में लिखा गया है, टाइपटेम को छोड़ के। बाकी एनसीईआरटी कहती है इन ये तीनों लेयर, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयरें परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एपिडर्मिस, ठीक, उसके बाद एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों परतें, मिडिल लेयर परागकोश के स्फुटन में, स्फुटन की इंग्लिश होती है डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब झड़ना, मतलब वहां परागकोश से परागकण का झड़ने की क्रिया को हम डेहिसेंस कहते हैं या परागकोश का स्फुटन कहते हैं। बातें समझ आई? तो स्फुटन में सहायक होती हैं, परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। हो गया भैया। उसके बाद क्या लिखना था, हाँ, सुसज्जित, अलंकृत, चलिए हो गया। ठीक है ना, इतना आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक,
अब एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पैराग्राफ जैसे आप पढ़ेंगे प्राक कोश के बारे में, तो उसमें एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ये क्वेश्चन टैपटम के बारे में दिया गया है, तो उसको आप सुन लीजिए। एनसीईआरटी टैपटम के बारे में ये पूछती है कि टैपटम के कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 2 कैसे हो जाती है या फिर 1 से अधिक कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी पूछती है, तो उसका आंसर भी सुन लीजिए। एनसीईआरटी ये कह रही है कि मान लीजिए हमने कहा एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर, इन तीनों लेयरों के बारे में बात की, लेकिन इन तीनों लेयर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं के द्वारा इन तीनों लेयरों का निर्माण हुआ है, उन कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या सिंगल होती है, 1 होती है, लेकिन टैपटम में 2 होती है। तो कैसे 2 हो जाती है? तो एक चीज ये याद रखिएगा, यदि हम टैपटम की लेयर को इस प्रकार से बनाएं, ध्यान दीजिएगा, टैपटम की लेयर को हम इस प्रकार से बनाएं, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आरीय परत है, ठीक है ना, ये वाली परत, ये आरीय परत है जो आपको यहां से दिखाई दे रही होगी, इस परत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आरीय परत है ये कभी कभी क्या होती है, टूट जाती है। जब टूटती है तो इसमें का एक केंद्रक, इसमें का एक केंद्रक, ये टूट गई तो ये एक कोशिका हो गया और इसमें 2 केंद्रक हो गए। तो इस कंडीशन में भी हो जाता है। एक इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसी कंडीशन को हम आरीय, ठीक है ना, लेयर डिवीजन कहते हैं। मतलब क्या कि ये लेयर टूट गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टूटने की वजह से अब ये क्या हो रहा है, ये कोशिका और ये कोशिका दोनों, ठीक है ना, एक ही में आ जा रहे हैं। जब एक ही आ जा रहे हैं तो इसका भी केंद्रक, इसका भी केंद्रक, दोनों क्या हो गया, एक में आ गया, ठीक है ना। और जब दोनों का केंद्रक एक ही कोशिका में आ गया तो टैपटम की एक कोशिका में 2 केंद्रक हो गया, सीधी सीधी बात थी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है, आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेल डिवीजन में आप लोगों ने उसमें माइटोसिस को पढ़ते समय एक चीज पढ़ा होगा कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, ठीक है ना। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है फिर सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटे हुए, ठीक है ना, ये दूसरी केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जब बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटे हुए दूसरे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, अलग से एक न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, तो वो जो न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस की संख्या को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एक के बजाय कितने केंद्रक, 2 हो जाएंगी, प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगी। इसे हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। हमने क्या कहा कि यदि टैपटम में 2 केंद्रक हो जाएंगे, केंद्रक कैसे बढ़ जाते हैं उसके बारे में भी हमने बताया, और ये जो केंद्रक बढ़ रहे हैं इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। हो गया। फिर अब हम और थोड़ा सा आगे चलें। हमने क्या कहा कि इसमें क्या पाया जा रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जा रहा है, ठीक है ना। किसके अंदर पाया जा रहा है भैया, ये एंथर के अंदर पाया जा रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये आपको कुछ कोशिकाएं दिख रही होंगी, इन कोशिकाओं का भी नामकरण कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू सेल, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आगे चल के स्पोर का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, और यही स्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन का निर्माण करेगा, और पोलन ग्रेन आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके क्या करेगा, सीड का निर्माण करेगा, ठीक। तो इसके बारे में हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है ना। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है ना, ये टिश्यू की प्लॉइडी लेवल कितनी, 2n। प्लॉइडी लेवल को जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अभी इसमें भैया अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। जब समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगी। अभी तो मियोसिस क्रिया हुई ही नहीं है, मियोसिस क्रिया होगी तब इसकी प्लॉइडी लेवल चेंज होगी ना। तो अभी तो इसकी प्लॉइडी लेवल प्लांट के प्लॉइडी लेवल या ट्री के प्लॉइडी लेवल के बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो गई, 2n रहेगी। अब इसको हम थोड़ा यहां से और डिटेल में देख लें।
चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू को वहां से निकालेंगे। यहाँ से भैया एक पकड़ो, यहाँ निकाल के लेके आओ, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करो, देखते हैं उसमें कौन सी लेयर पाई जाती है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, वहां से एक किसको निकाल रहे हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू सेल को निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम इसको किसको निकाल रहे हैं, वहां से इसमें जो आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है ना, उसी सारी कोशिकाओं में से एक कोशिका को निकाल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी पहली कंडीशन इसकी प्लॉइडी लेवल 2n रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक ना, इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू सेल। ठीक है ना, ये हो गया। अब स्पोरोजिनस टिश्यू सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये भैया अर्धसूत्री विभाजन करेगा, जिसे हम मियोसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। ठीक है ना, जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो इसकी प्लॉइडी लेवल में चेंजिंग आ जाएगी, याद रखिएगा, प्लॉइडी लेवल 2n है, अर्धसूत्री विभाजन में प्लॉइडी लेवल n हो जाएगी। लेकिन जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, एक टेट्राड बनाएगा, ध्यान रखिएगा, चतुष्कफली बनाएगा। ठीक है ना, और जो चतुष्कफली बनाएगा वो एक पुट्टिकीय प्रवस्था के अंतर्गत बनाएगा। आप कहेंगे आप पुट्टिकी प्रवस्था यहाँ कहां से आ गई, पुट्टिकी का मतलब ये होता है, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, नहीं, यहाँ पे भी है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है कि टाइपिटम के चारों तरफ, जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ जो टाइपिटम पाया जा रहा है, टाइपिटम में एक रासायनिक पदार्थ रिलीज करती है। जो रासायनिक पदार्थ रिलीज करती है तो इसके चारों तरफ जो होता है एक लेयर बन जाती है ऐसे। ठीक है ना, इसके चारों तरफ एक लेयर बनती है, इस लेयर का नाम जो है कैलोज होता है, ध्यान रखिएगा, इस लेयर का नाम कैलोज होता है। बातें समझ आई, तो ये जो कैलोज लेयर है इसी को हम कह रहे हैं पुट्टिका, या इसे हम पोलन किट कहते हैं। चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं पोलन किट, आसान हो जाएगा, पोलन किट। ठीक है ना, ये रहा, इसकी लेयर को कह रहे हैं, इसके चारों तरफ एक पोलन किट का निर्माण होता है, और जो पोलन किट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, कैलोज की वजह से बन रहा है। बात समझ आई, अभी आपको इसको डाइजेस्ट भी करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चतुष्कफली बनेगा, चतुष्कफली बनेगा तो उसको तोड़ के अलग भी करना होगा, तो बाद में तोड़ेंगे, पहले बना लीजिए। हम क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन से कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं बनेंगी। इसमें कितनी कोशिका रहेंगी, 3 कोशिका रहेंगी, 3 नहीं 4 होंगी, एक तो पीछे जो दिख नहीं रही है आपको। ठीक है ना, 3 दिख रही है, 1 2 3। ठीक है ना, एक कोशिका पीछे, इस प्रकार से डिवाइड हुई ना, चारों थोड़ी ना दिखेंगी, 3 दिखेंगी, एक तो पीछे, तो इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी रहेगी, n, इसकी प्लॉइडी लेवल n, इसकी प्लॉइडी लेवल n रहेगी। 4 कोशिका है, क्या कहेंगे हम, टेट्राड कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक की प्लॉइडी लेवल कितनी हो गई, n हो गई। और इन कोशिकाओं के चारों तरफ ये जो अभी लेयर है ये भैया पड़ी हुई है, जिसे हम पोलन किट कह रहे थे, ये अभी तक पड़ी हुई है, किससे बनी हुई है, ये रहा। ठीक, अब इसको क्या करना है, ये प्रत्येक कोशिका जो होगी वो MMC कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका का नाम हम क्या रख रहे हैं, MMC। MMC का मतलब क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की हिंदी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक को MMC, इसको क्या कह रहे हैं हम, MMC कह रहे हैं। इसका अब आप पूरा नाम भी लिख लीजिए, इस MMC का मतलब क्या होगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है ना, हिंदी भी लिख लीजिएगा,
लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है ना। इसकी प्लॉयडी लेवल n, इंपॉर्टेंट, इसकी प्लॉयडी लेवल n, मतलब जितनी भी लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी सबकी प्लॉयडी लेवल n रहेगी। यही अब क्या करेंगे, ये क्या होगा, अब कैलेज एंजाइम के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा। जो पोलन किट है ना भैया, अब इसको तोड़ने की आवश्यकता पोलन किट को, पोलन किट को किसके द्वारा तोड़ा जाएगा, कैलेज एंजाइम के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अब इस पोलन किट को हम तोड़ रहे हैं। जैसे पोलन किट को तोड़ेंगे ये चारों के चारों जो एमएमसी हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। अब बातें समझ में आ रही हैं। इसकी प्लॉयडी लेवल n, इसकी भी प्लॉयडी लेवल n, इसकी भी प्लॉयडी लेवल n, इसकी भी प्लॉयडी लेवल n, ठीक है ना। हमने क्या किया, कैलेज एंजाइम का, ठीक ना, उपयोग किया, हमने नहीं किया मतलब, ठीक है ना, परागकोश ने किया। परागकोश के द्वारा क्या किया गया, ठीक ना, इसको तोड़ा गया, हटाया गया। अब ये क्या हो गए, सबके सब अलग होंगे। अब ये क्या करेगा, एक पराग, ध्यान दीजिएगा, एक पराग कण का निर्माण करेगा। निर्माण करने का मतलब ये अपने आप को परागकण में परिवर्तित कर देगा ना, विकास करके, ठीक ना, मैच्योरेशन फेज में अपने आप को लाएगा, विकसित करेगा अपने आप को, परागकण का निर्माण हो गया। बात समझ आई। तो ये क्या होगा, ये अब परागकण का निर्माण करेगा। परागकण के निर्माण के लिए कौन सी प्रोसेस करनी है, अब इस प्रोसेस को कल। धन्यवाद।